हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आने वाली जो हमारी 16 फरवरी है, इस डेट को एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज शुरू की गई। यहाँ पर हमने टारगेट रखा है कि जो भी कंप्लीट सिलेबस है उससे हम एमसीक्यू के माध्यम से साथ में डिटेल डिस्कशन करते हुए कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, इस टॉपिक में, इस सीरीज में अभी फिलहाल यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 5 ये दोनों ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इनकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो राव एकेडमी भोपाल के यूट्यूब चैनल पर आपको जाना है। वहां पर प्रॉपरली प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 5। अभी यहां पर हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 दैट इज इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ठीक है ना। तो आज की ये हमारी थर्ड क्लास है। आज की क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, सभी लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे और दोस्तों को भी बता देंगे कि हमारी जो इकोनॉमी या राव एकेडमी भोपाल की जो क्लास है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है ना। देखिए, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, अनाउंसमेंट है राव एकेडमी भोपाल की तरफ से। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। ये आपको मात्र 99 रुपए पर मिलने वाली है। मात्र 99 रुपए पर घर बैठे इस नंबर पर कॉल करना है 8319618002 और इस नंबर पर कॉल करके खुद को आप टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। सबसे खास बात जो इस टेस्ट सीरीज की है ना, यहां पर यूनिट वाइज क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, मतलब यूनिट वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और साथ में सी सेट के भी एग्जाम है। मतलब एमपीपीएससी रिलेवेंट क्वेश्चंस से बनी हुई ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है ना। एग्जाम में बेहतर करने के लिए टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये मात्र 99 रुपए पर आपको मिलने वाली है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हमारे कुछ टारगेटेड बैच है, लाइक बुनियाद है, मंतव्य है, संपूर्ण है, सिद्धि है, अभ्यास है। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं राव एकेडमी भोपाल की तरफ से। देखिए, यहां पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही, ठीक है ना, दोनों ही मोड पर यहां पर क्लासेस चलती हैं। तो किसी भी बैच को भी एनरोल करके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन ये है, राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मतलब ये गूगल प्ले स्टोर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो सिंपली या तो इस बार कोड का उपयोग करना है, स्कैन करेंगे आप ठीक है ना, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर आपको सिंपली जाना है, राव एकेडमी भोपाल सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो हमारी क्लासेज यहाँ पर यूट्यूब पर आपको देखने को मिल रही हैं, आगे चल के जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, जो भी क्लासेज होंगी, जो भी क्विज होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, वो सब चीजें कहां पर आपको मिलेंगी, इस राव एकेडमी भोपाल के एप्लीकेशन पे। ठीक है ना। तो खुद भी इसको डाउनलोड करना है और साथ में दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास व्यय है। इंपॉर्टेंट है। सरकार डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करती है, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है क्या, और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इरिगेशन एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर बी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी डेप्ट सर्विसेज एंड ऑप्शन नंबर डी ग्रांट इन एड। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया इज अ डेवलपमेंट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा है जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, बहुत ही डिटेल से हम समझेंगे। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सर कि आखिर ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है क्या। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, आइए समझते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ऐसा एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है ना, किसी भी इकोनॉमी में जो भी, ठीक है ना, डेवलपमेंट लाइक बात करेंगे जिनसे हमें रिटर्न में कुछ मिलेगा,
रिटर्न या फिर अर्निंग बोल सकते हैं, या फिर अर्निंग मतलब ऐसे ऐसे डेवलपमेंट या फिर ऐसा विकास कार्य जिससे आपको कुछ ना कुछ क्या मिले, रिटर्न मिले या तो अर्निंग मिले आपको। मतलब अगर सरकार की बात करेंगे तो सरकार की अर्निंग हो या सरकार का रिटर्न हो, इट मे बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, एजुकेशन अगर आप शिक्षा के लिए स्कूल बनवाते हैं तो वो क्या है आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आप हेल्थ की बात करें, हॉस्पिटल की व्यवस्था करते हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। बातें क्लियर है क्या, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज है, इरिगेशन जो नहर है या सिंचाई है, तो सिंचाई के लिए जो भी विकास कार्य है ना वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। क्या बातें क्लियर है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा एक्सपेंडिचर जो भविष्य में आपको रिटर्न दे, जिससे आपकी भविष्य में क्या हो, अर्निंग हो, उसे क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे आप एजुकेशन पे खर्च करें, हेल्थ पे खर्च करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करें, ठीक है ना। मान के चलिए R&D काफी प्रचलित विषय है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इसी का जस्ट अपोजिट होता है नॉन डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट। अब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, सरकार जैसे खर्च करती है सब्सिडी पे, बहुत सारी पेंशन योजनाएं हैं, ठीक है ना। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको रन करना है तो सैलरी है, फिर सरकार का खर्च होता है किस पर, इंटरेस्ट पर। अब ये बताइए इस खर्चे पर क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ रिटर्न मिलने वाला है? आप बताएंगे सर नहीं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बातें क्लियर, सभी लोग नोट करेंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। ऐसा खर्च या फिर ऐसा विकास कार्य, ठीक है ना, जिससे आपको फ्यूचर में रिटर्न मिले या फिर कुछ अर्निंग हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक उपरिव्यय का उदाहरण नहीं है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना। आपको बताना है इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड। बहुत ही अच्छा सवाल है, इकोनॉमिक ओवरहेड, इकोनॉमिक ओवरहेड, इकोनॉमिक ओवरहेड्स, ठीक है ना। इकोनॉमिक ओवरहेड्स का उदाहरण नहीं है। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक ओवरहेड का मतलब क्या है, सिंपल सी बात समझते हैं। सबसे पहले दो चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओवरहेड्स है क्या, ओवरहेड्स, इकोनॉमिक ओवरहेड समझने के लिए दो चीजें आपको समझना है। सबसे पहले कि जो भी डेवलपमेंट है या जो एक्सपेंडिचर है, जो भी विकास के लिए खर्च है, उससे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्या बातें क्लियर है? ओवरहेड्स, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होगा, दो चीजें। और दूसरा कि ओवरहेड्स जो भी एक्सपेंडिचर है, इकोनॉमिक ओवरहेड्स है, उपरिव्यय है, उसमें आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं और स्किल्स की बात करते हैं। क्या बातें क्लियर है? मतलब सीधी सी बात है, जो भी एक्सपेंडिचर है या बोल सकते हैं जो भी इकोनॉमिक ओवरहेड्स है, ठीक है ना, ऐसा डेवलपमेंट या ऐसा खर्च जिससे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ना हो। अब खुद सोचिए, स्कूल से, स्कूल किसके लिए, शिक्षा के लिए, वहां से किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है? आप बताएंगे सर नहीं। सैनिटरी फैसिलिटीज है, ठीक है ना, रोड्स एंड रेलवेज हैं, ठीक है ना। लेकिन कोल माइंस में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन का काम हो रहा है, दिस इज द माइनिंग एक्टिविटी, सेकेंडरी सेक्टर। बातें क्लियर है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, अगर आपका डाउट हो सर रोड्स और रेलवेज, तो क्या वहां पर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द प्राइमरी डेफिसिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी डेफिसिट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। It is the difference between capital receipt and interest payment. It is the difference between the fiscal deficit and interest payment, and it is addition of the fiscal deficit and interest payment. सीधी सी बात है, वो आपसे प्राइमरी जो डेफिसिट है उसके डेफिनेशन पूछ रहे हैं। प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है ना, प्राथमिक घाटा क्या है, आंसर सभी को करना है। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, अगर आपको ये फॉर्मूले पता है, ठीक है ना, कि कैसे प्राइमरी डेफिसिट निकालेंगे, कैसे फिस्कल डेफिसिट निकालेंगे, कैसे रेवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे, तो इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब जो भी प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, वो किसका किसका फर्क है, किसका किसका डिफरेंस है। जो फिजिकल डेफिसिट है, अगर उसमें इंटरेस्ट जो भी पे करती है सरकार, इंटरेस्ट पेमेंट, इसको माइनस कर देंगे तो एक्चुअल में आपको मिलेगा प्राइमरी डेफिसिट। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे, ठीक है ना। फिजिकल डेफिसिट क्या है कि एक तरफ सरकार का होता है एक्सपेंडिचर और एक तरफ होता है रेवेन्यू। अब अगर रेवेन्यू क्या है, कम है, और खर्च क्या है, ज्यादा है, तो इसी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजट से संबंधित दो कथन लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम कैन बी डिस्कार्डेड अंडर जेबीबी इफ दे आर फाउंड टू बी आउटडेटेड। जीरो बेस बजटिंग इज डिफिकल्ट टू बी अप्लाइड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम एज द आउटकम्स ऑफ सच प्रोग्राम इज इनटेंजिबल इन नेचर, ठीक है ना। तो ये दो कथन लिखे हुए हैं जीरो बेस बजटिंग से संबंधित। आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। देखिए अगर मेरे हिसाब से बात करें, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम कैन बी डिस्कार्डेड अंडर जीरो बेस बजट। सबसे पहली बात कि जो भी जीरो बेस बजटिंग होती है उसमें हम केवल करंट ईयर की बात करते हैं। मतलब करंट ईयर में कितना हमारा रेवेन्यू होने वाला है और हम कहां कहां पर कितना खर्च करने वाले हैं, केवल इस बात की यहां पर जानकारी होती है जीरो बेस बजटिंग में। क्या यहां पर प्रीवियस और फ्यूचर या बोल सकते हैं नेक्स्ट ईयर की बात होती है, आप बताएंगे नहीं। मतलब जो प्रीवियस और फ्यूचर की बात यहां पर बिल्कुल नहीं होती। जीरो बेस बजटिंग में हम करंट ईयर की बात करते हैं। इस साल हमारा रेवेन्यू इतना होने वाला है और हम इतना एक्सपेंडिचर या खर्च करने वाले हैं, इसी को बोलते हैं जीरो बेस बजटिंग। हमारा कोई भी बेस ईयर नहीं है। जनरली बजट में अगर बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर्स की बातें होती हैं, करंट ईयर की बातें होती हैं और जो नेक्स्ट ईयर होता है उसकी भी बातें हम करते हैं। बट जीरो बेस बजटिंग में हम करंट ईयर की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इज डिफिकल्ट टू बी अप्लाइड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, लाइक हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है ना, तो आप चाहोगे कि मैं एक साल में ही पैसे खर्च करूं, एक्सपेंडिचर करूं या कोई भी पॉलिसी या प्रोग्राम बनाऊं और एक साल में ही मुझे आउटपुट मिले, तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये इंटेंजिबल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? इंटेंजिबल नेचर होते हैं। इनको मतलब आउटकम्स मिलने में ना काफी टाइम लगता है। तो जो जीरो बेस बजटिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में लागू नहीं होता, क्योंकि ये कम समय में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। उम्मीद है बातें क्लियर होंगी। तो दोनों ही कथन सही है, बोथ A एंड B आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल डेप्ट। भारत के राष्ट्रीय ऋण का हिस्सा नहीं है। कौन कौन सा नहीं है भैया? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। सभी लोग आंसर करेंगे कि भैया जो हमारा नेशनल डेप्ट है, राष्ट्रीय ऋण है,
उसका हिस्सा कौन सा ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर बात करेंगे जो नेशनल डेब्ट है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, प्रोविडेंट फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, बिल्कुल सही बात है, बट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं शामिल। मतलब जो पेंशन स्कीम है, जो पेंशन है वो इंक्लूड नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, जो पेंशन है वो इंडिया का नेशनल डेब्ट नहीं होता, प्रोविडेंट फंड है। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे सभी लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेशनल डेब्ट का हिस्सा हमारा पेंशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट बोरोइंग, ट्रेजरी बिल्स, स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड टू द आरबीआई। निम्नलिखित पर विचार करें, इनमें से कौन सा आंतरिक ऋण का घटक है, ठीक है ना। आंतरिक ऋण मतलब इंटरनल डेब्ट, इंपॉर्टेंट है, इंटरनल डेब्ट। इंटरनल डेब्ट क्या होता है कि अगर देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, ठीक है ना, देश के अंदर जैसे आरबीआई है या हर देश का अपना फेडरल बैंक होता है, ठीक है ना, हर एक देश में कॉमर्शियल बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है ना। वहां के लोग होते हैं, सिटीजन्स है, जनता है, या फिर वहां की कोई भी बिजनेस एंटिटी है, वहां से सरकार लोन लेती है, सरकार कर्ज लेती है, ठीक है ना। तो देश के अंदर किसी भी फेडरल बैंक, किसी भी कॉमर्शियल बैंक लोगों से जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, तो जनता है खरीदती है और उसके बदले में जनता सरकार को पैसे उधार देती है, ठीक है ना। और बिजनेस एंटिटी, जो भी बिजनेसमैन है, वहां से भी बिजनेसमैन भी क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जिसे आप बोलते हैं ना गिल्ट एज सिक्योरिटीज, उनको खरीदती है, ठीक है ना। तो सेंट्रल बैंक, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, इंटरनल डेब्ट। मतलब देश के अंदर ही आपने उधार लिया। तो देख सकते हैं जो मार्केट बोरोइंग है, बिल्कुल सही, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, स्पेशल सिक्योरिटी इश्यू टू द आरबीआई। तो ये तीनों ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर ना आपको बोल सकते हैं 4 क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एज इट इज। सबसे पहले आइए देखिए, एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। एक तरफ डेफिनेशन लिखी हुई, सॉरी, एक तरफ लिखा हुआ है टर्म, एक शब्द लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसका एक्सप्लेनेशन या उसकी डेफिनेशन या उसका फॉर्मूला। आपको सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिर अकॉर्डिंगली आपको सही जोड़ी मिलाना है, अकॉर्डिंगली आपको सही जोड़ी मिलाना है। बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले देखेंगे फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। आइए समझते हैं। अगर बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट की, तो यहां पर वही चीजें लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी पेयर्ड विथ थर्ड, एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग। बातें क्लियर है? मतलब यहां पर रिसिप्ट के साथ साथ बोरोइंग की भी बात की गई है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे बजट डेफिसिट इज मैच्ड विथ ऑप्शन नंबर 1। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब भी खर्चे ज्यादा हो और रेवेन्यू या आपकी जो इनकम है वो कम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, बजट डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, ध्यान से पढ़ेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा है तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि ऐसे खर्च जिस पर आज हम खर्च तो कर रहे हैं, ठीक है, कल हमारी उससे क्या होगी, इनकम होने वाली, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी पेयर्ड विथ
टू। फिर आगे देखेंगे प्राइमरी डेफिसिट, अभी अभी हमने डिस्कस ही किया था, टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट, बोरोइंग, और साथ में एक चीज आपको नोट करना है, इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहां तक की कहानी क्या कहलाती है, आप बताएंगे सर यहां तक की कहानी तो फिस्कल डेफिसिट है। अगर फिस्कल डेफिसिट में हम इंटरेस्ट पेमेंट को भी घटा दें, माइनस कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी डेफिसिट। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है, हालांकि अच्छा सवाल तो नहीं बोलेंगे, जिसको भी ये फॉर्मूले याद हैं या ये डेफिनेशन याद है तो उनके लिए तो इजी है। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसफर पेमेंट का कौन कौन सा उदाहरण है, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पेमेंट ऑफ सैलरी, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट एंड ओल्ड एज पेंशन। आपको बताना है ट्रांसफर पेमेंट या स्थानांतरण भुगतान के कौन कौन से उदाहरण हैं। चलिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आंसर सभी को करना है। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपने पेमेंट किया, अब आप हमेशा पेमेंट करते हैं तो उसके बदले में आप या तो गुड्स लेंगे या तो सर्विसेज, मतलब या तो वस्तु या सेवाएं, उसी के बदले में तो आप पेमेंट करते हैं इन जनरल, अगर हम पेमेंट की बात करें। लेकिन अगर आप पेमेंट करते हैं बट इन रिटर्न आपको कोई भी गुड्स या सर्विसेज नहीं मिल रही, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज ट्रांसफर पेमेंट। बात समझ रहे हैं क्या, दिस इज ट्रांसफर पेमेंट। उम्मीद है बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना। आप बोले सर अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं और उसके बदले में आपको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलता, तो इस तरीके का जो भी पेमेंट है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज द ट्रांसफर पेमेंट। अब खुद सोचिए कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो बेरोजगारी भत्ता है, वो सरकार देती है, क्या बदले में बेरोजगार उन्हें कुछ देते हैं, आप बताएंगे सर नहीं। मतलब ये क्या है, दिस इज द ट्रांसफर पेमेंट। पेमेंट ऑफ सैलरी, ठीक है भैया, जब सैलरी मिलेगी उसके बदले में क्या होगा, अगर आपको कोई सैलरी दे रहा है इसका मतलब क्या है, आप बदले में उसे अपनी सेवा दे रहे हो, सो दिस इज नॉट द ट्रांसफर पेमेंट। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, जो भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, ठीक है, जैसे लाडली बहना है, ठीक है ना, जैसे ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, ठीक है, जैसे विधवा पेंशन स्कीम है, तो उनके बदले में सरकार कुछ लेती है क्या आपसे, नहीं, तो उसे बोलेंगे दिस इज द ट्रांसफर पेमेंट। ओल्ड एज पेंशन बिल्कुल सही। तो यहां पर देखेंगे 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए यहां पर सैलरी के बदले में सरकार या जहां पर भी आप काम करते हैं वो आपको सैलरी देते हैं, बदले में आप 1 महीने वहां पर काम करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है कि उस पेमेंट के बदले में आप किसी भी वस्तु या सेवाएं नहीं ले रहे हैं या आपको नहीं मिल रही हैं, ठीक है ना। हाँ उसी तरह अगर बोलेंगे जैसे छोटा भाई है आपका, ठीक है ना, फैमिली में आपके मान के चलिए छोटा भाई है या छोटी बहन है, वो आपसे पैसे मांगती है, आप उन्हें पैसे भेजते हैं, बदले में उनसे आपको क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या, नहीं। तो यहां पर एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जो भी ग्रांट्स होती हैं, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार को ग्रांट्स देती है ना, मदद राशि, ठीक है ना, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड डिमोनेटाइजेशन ऑफ द करेंसी नोट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एज अ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना। सेकंड डिमोनेटाइजेशन ऑफ द करेंसी नोट्स कब हुआ था भैया, उस समय पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, HM पटेल, मोरारजी देसाई, CD देशमुख या फिर VP सिंह। सेकंड डिमोनेटाइजेशन उस समय पर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे,
वित्त मंत्री कौन थे? तो देखिए अगर बात करेंगे जो दूसरा डिमोनेटाइजेशन है वो कब हुआ था? 1978 में। 1978 में क्या क्या बदलाव हुए थे? 1978 वहां पर उस समय पर 1000 की नोट चल रही थी, 5000 की नोट चल रही थी और 10,000 की नोट चल रही थी, ठीक है ना। तो इन नोटों को प्रचलन से बाहर किया गया, उसी को बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन, कि किसी भी करेंसी का जो लीगल टेंडर है उसे कैंसिल करना, उसी को हम बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। बातें क्लियर है क्या? तो दूसरी बार डिमोनेटाइजेशन हुआ 1978 में, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ठीक है ना। अगर बात करेंगे उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? HM पटेल, हीरा भाई पटेल, HM पटेल। क्या बातें क्लियर है सभी को? अगर बात करेंगे, ये तो दूसरे नंबर का था, दिस इज सेकंड। थर्ड तो सभी लोगों ने देखा होगा, मोस्टली सबको याद भी होगा। थर्ड कब हुआ था? 2016, नवंबर 2016। उस समय पर कौन थे? अरुण जेटली थे फाइनेंस मिनिस्टर, अरुण जेटली। और हमारे जो PM थे वो मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी जी। यहां पर क्या क्या हुआ आप बताएंगे सर? जो भी 500 और 1000 के पुराने नोट थे अब वो प्रचलन से बाहर कर दिए गए। अभी रिसेंट जो फोर्थ डिमोनेटाइजेशन हुआ है, ठीक है ना, इस समय पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमण जी हैं और प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी जी हैं। इस टाइम पर 2023 में क्या अनाउंसमेंट है कि अब जो नए 2000 के नोट थे वो भी प्रचलन से बाहर कर दिए गए। तो आज तक टोटल अगर बात करेंगे कितनी बार डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो 4 बार। कितनी बार हुआ? 4 बार। उम्मीद है बातें क्लियर होंगी, सभी लोग नोट करेंगे। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, इन चीजों को साथ में नोट करते चलना है, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित ये 4 चीजें लिखे हैं। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेब्ट या फिर पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव इज और, ठीक है ना, ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आपको बताना है इन चारों में से मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति का जो फैक्टर है, जो एलिमेंट है, वो कौन कौन सा है? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेब्ट या पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सा सवाल है और बहुत सिंपल सा है। चलिए तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। आइए डिटेल से समझते हैं। बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट क्या होती है कि RBI, ठीक है ना, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसे लोन देती है, किसे पैसे देती है? आप बताइए सर। कॉमर्शियल बैंक, फॉर द लॉन्ग टर्म, ज्यादा समय के लिए, जनरली 10 साल या उससे ज्यादा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI गिव्स या लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। सो दिस इज अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द RBI और फेडरल बैंक ऑफ ए कंट्री। तो बैंक रेट मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? जहां पर सिक्योरिटीज या फिर बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज या फिर बॉन्ड्स की क्या होती है? सेलिंग होती है, या फिर या तो बेचा जाता है या तो खरीदा जाता है, ठीक है ना। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है ना। पब्लिक डेब्ट और पब्लिक रेवेन्यू इस किससे संबंधित है? फिस्कल पॉलिसी से। किससे संबंधित है? फिस्कल पॉलिसी से, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि जो भी देश है हमारा, वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति किसका फंक्शन है? आप बताएंगे सर RBI। लेकिन अगर बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लिखेंगे गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट। बातें क्लियर है क्या? और इन दोनों का ही उद्देश्य क्या है? फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, ठीक है ना। चलिए ये चीज स्क्रीनशॉट लेंगे।
आगे बढ़ेंगे और उसके पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद इस दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है। ये टेस्ट सीरीज आपको मात्र 99 रुपए पर मिलने वाली है। तो देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। जिस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर यूनिट वाइज और साथ में फुल लेंथ, इतना तो है ही, साथ में सी सेट के लिए भी आपको यहाँ पर टेस्ट पेपर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज को सभी को ज्वाइन करना है। ये हमारे टारगेटेड बैच है, तो अपनी प्रिपरेशन अपनी कंडीशन के हिसाब से टारगेटेड बैच को भी ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। जो भी करना है ना, विलंब नहीं करना जीवन में, ठीक है ना, ना कभी इंतजार करना। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट अभी फिलहाल है, राव एकेडमी भोपाल का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद या तो इस बारकोड का उपयोग करेंगे या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर आपको टाइप करना है, ठीक है ना, राव एकेडमी, वहां पर आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। क्लियर है क्या? चलिए, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि आगे आने वाली जो भी हमारी ये क्लासेज है ना वो एप्लीकेशन पर ही होंगी, इसलिए बोलते हैं ना कि अभी से ही आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिग्रेसिव टैक्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिगामी कराधान से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। रिग्रेसिव टैक्सेशन, द टैक्स दैट टेक्स अ लार्जर परसेंटेज फ्रॉम द लो इनकम देन फ्रॉम द हाई इनकम पीपल। टैक्सेशन वेयर द टैक्स रेट इंक्रीजेज irrespective ऑफ फॉल और राइज इन द taxable incomes. Taxation where the tax rate increases with the increase of taxable income. None of the above. आपको बताना है रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या है। ठीक है ना, रिग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है ना, क्या मतलब होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए। आइए समझते हैं जो रिग्रेसिव टैक्सेशन होता है ना, एक ऐसा टैक्स जो यूनिफॉर्म तरीके से इंपोज किया जाता है, दैट इज इंपोज्ड यूनिफॉर्मली इंपोज्ड किया जाता है, जैसे उसे हम क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव। अब मान के चलिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सैलरी है 1 लाख रुपए और एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी है 10,000 रुपए, ठीक है ना। दोनों ही जाते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक फ्रिज खरीदते हैं। तो जो भी फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर जिसे आप लोग बोलते हैं, फ्रिज है, यहां पर जो टैक्स लगा हुआ है, सेल्स टैक्स जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, वो दोनों के लिए बराबर है या नहीं है? आप बताएंगे सर बिल्कुल सही है। अगर यहां पर सपोज टैक्स की वैल्यू, जो भी सेल्स टैक्स है, टैक्स की वैल्यू मान के चलो 5,000 है, 5,000 है, जो भी फ्रिज आपने लिया उसमें टैक्स की वैल्यू कितनी है, 5,000, खुद समझना। तो जो 1 लाख वाला है उसके लिए 5,000 की वैल्यू और जो 10,000 वाला है उसके लिए 5,000 की वैल्यू डिफरेंट है या नहीं है? बट टैक्स दोनों के लिए सेम है या नहीं है? अगर कोई भी टैक्स यूनिफॉर्मली इंपोज किया गया है तो इससे ज्यादा तकलीफ किसको होगी, ज्यादा बर्डन किसको होगी, जिसकी लो इनकम होगी। क्या बातें क्लियर है? तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जितने भी सेल्स टैक्स होते हैं, जो वैट टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है ना, वो रिग्रेसिव टैक्सेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है। यहां पर एक ऑप्शन और भी डिस्कस करने लायक है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। ये इनकम टैक्स इसका बेस्ट एग्जांपल है, इनकम टैक्स, ठीक है ना। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपका जो टैक्स ब्रैकेट है वो बढ़ेगा, टैक्स स्लैब बढ़ेगा। तो इसे बोलते हैं इनकम टैक्स, या इसे डेफिनेशन बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। बट रिग्रेसिव में क्या होता है कि जो टैक्स है वो यूनिफॉर्मली इंपोज है, सबके लिए बराबर है, ठीक है ना। या फिर यहां पर एक एग्जांपल है, जिसके पास कुछ नहीं है इनकम, वो भी अगर फ्रिज लेने जाएगा तो उसे 5,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फिस्कल ड्रैग इंपॉर्टेंट टर्म है, एक्सप्रेसेस द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फिस्कल ड्रैग है, इन्फ्लेशन का तो प्रभाव है, बिल्कुल सही बात है, वो किस पर है? फिस्कल डेफिसिट पर, टैक्स रेवेन्यू एंड जीडीपी, ब्लैक मनी या इन्वेस्टमेंट। राजकोषीय जो खिंचाव है उसका संबंध किससे है? आपको भी पता है फिस्कल ड्रैग एक फेनोमेना है इकोनॉमी में, और वो फेनोमेना किससे रिलेटेड है? ड्यू टू द या बाय द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या महंगाई। तो वो महंगाई का प्रभाव जो कि फिस्कल ड्रैग है वो किस पर दिखता है? क्वेश्चन ये पूछा है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी, टैक्स रेवेन्यू एंड जीडीपी। अब ध्यान से समझेंगे, ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना। फिस्कल ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना। अब आइए समझते हैं कि मान के चलिए 2015 में आपकी सैलरी हुआ करती थी 5 लाख, आपकी सैलरी हुआ करती थी 5 लाख, ठीक है ना। आपकी कोई एक परचेजिंग पावर थी, परचेजिंग पावर या इसी को बोलते हैं पेरिटी, ठीक है ना, परचेजिंग पावर पेरिटी बोलते हैं, आपकी जो खरीदने की क्षमता बोलते हैं। तो कुछ फिक्स थी, मान के चलिए कुछ भी अपन एक यूनिट लेके चलते हैं 10। अब अभी चलने वाला 2025, 10 साल बाद आपकी सैलरी हो गई मान के चलिए 12 लाख। तो 2015 में 5 लाख के हिसाब से आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा था क्योंकि आप स्लैब के अंदर थे, ठीक है। लेकिन 2025 में अब आपकी सैलरी कितनी हो गई? 12 लाख। अब टैक्स स्लैब में आप आते हैं, अब आपको 10% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन साथ में महंगाई भी तो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? आप बताएंगे सर बिल्कुल बढ़ रहा है। तो इस महंगाई की वजह से जो आपकी परचेजिंग पावर थी, आपकी जो नेट इनकम थी, वो तो वहीं का वहीं है, 10 का 10 ही है। मतलब सर ये जो 12 लाख मेरी सैलरी है ना, वो केवल और केवल किसकी वजह से है? इन्फ्लेशन की वजह से। एक्चुअली में अभी भी मेरी इनकम टैक्स देने लायक नहीं है, बट मैं टैक्स स्लैब में किस वजह से आया हूं? आप बताएंगे सर इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये जो फिनोमेना है इसे बोलते हैं फिस्कल ड्रैग। अब खुद सोचिए कि एक तो परचेजिंग पावर पैरिटी में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं, ऊपर से टैक्स की वजह से आपका पैसा भी कट गया, मतलब इनकम टैक्स आपने पे भी कर दिया। तो जो आपकी नेट इनकम है वो क्या होगी? कम होगी। जब आपकी नेट इनकम कम होगी तो आप की जो डिमांड है वो क्या होगी? कम होगी। मार्केट में डिमांड कम होगी। जब मार्केट में डिमांड कम होगी तो जो भी प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा? कम होगा। और जब प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी भी कम होगी। उम्मीद है बातें क्लियर होंगी सभी को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड फॉर द पिगोवियन टैक्सेशन। इंपॉर्टेंट टर्म है पिगोवियन टैक्सेशन। पिगोवियन कराधान के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाना चाहिए, या आपको बताना है ये जो चारों हैं, ठीक है ना, इन चारों में से किस पर पिगोवियन टैक्सेशन लगाना उचित होगा। ऑप्शन नंबर 1 कंजम्पशन ऑफ द सिगरेट, रिसर्च फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, रेस्टोरेशन ऑफ द लॉस्ट कल्चरल हेरिटेज। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। पिगोवियन टैक्सेशन, पिगोवियन टैक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिगोवियन टैक्सेशन से आप क्या समझते हैं? चलिए देखिए इसका जो आइए डिस्कस करते हैं। जो पिगोवियन टैक्सेशन है तो आप लोग देख सकते हैं जिनका ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिनका निगेटिव इंपैक्ट हो, जिनका निगेटिव इंपैक्ट हो, निगेटिव इंपैक्ट हो, जिनका नकारात्मक प्रभाव हो, नकारात्मक प्रभाव हो, ठीक है ना, उन पर अगर आप कोई भी टैक्स लगाते हो, मतलब सर एक इंडस्ट्री है या कोई कंपनी है या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधियां हैं जिसकी वजह से, या बोल सकते हैं जिसका इंपैक्ट कैसा हो? निगेटिव हो, उन पर जो भी टैक्स लगते हैं उसे बोलते हैं पिगोवियन टैक्सेशन या फिर सिन टैक्स। क्या बोलते हैं? सिन टैक्स। अब ध्यान से समझते हैं। कंजम्पशन ऑफ द सिगरेट, क्या सिगरेट का पॉजिटिव इंपैक्ट है?
आप बताएंगे सर नेगेटिव है, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पिगोवियन टैक्सेशन लग सकता है। अब कोई भी नई तकनीक आप रिसर्च कर रहे हैं तो ठीक है ना, अच्छी बात है, उसका तो पॉजिटिव इंपैक्ट है, नई तकनीक की आने वाली है, मतलब ये तो पिगोवियन टैक्सेशन के दायरे में नहीं आएगी। बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स बिल्कुल है, अगर आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं तो उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। पर्यावरण पर कैसा इफेक्ट होगा? नेगेटिव, तो इस पर आप टैक्स लगा सकते हैं पिगोवियन। तो 1/3 रिस्टोरेशन ऑफ द लॉस्ट कल्चरल हेरिटेज, कोई भी हमारी सांस्कृतिक विरासत स्थल है अगर उसका रिस्टोर कर रहे हैं, रिस्टोरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये अच्छी बात है, कल्चर को आप प्रिजर्व कर रहे हैं, इसका सकारात्मक प्रभाव है, मतलब इस पर पिगोवियन नहीं लगे। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चीजों को नोट करेंगे, मैंने आपको बताया सर पिगोवियन टैक्सेशन केवल और केवल कहां पर लगेगा? जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या उनके प्रोडक्शन का निगेटिव इंपैक्ट हो, नकारात्मक प्रभाव हो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बेसल 3 नॉर्म्स टारगेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग? इंप्रूव द बैंकिंग सेक्टर, इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ बैंक्स ट्रांसपेरेंसी। सीधी सी बात है, बेसल 3 नॉर्म्स के उद्देश्य वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से उद्देश्य हैं बेसल 3 नॉर्म्स के? बहुत ही अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। देखिए जो बेसल नॉर्म्स है ना, एक चीज बस आपको दिमाग में रखना है कि ये बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है, बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या क्या चीजें हैं कि बैंकों में जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो अच्छा हो, दूसरा बैंकिंग सेक्टर की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसमें इंप्रूवमेंट हो, बहुत बढ़िया, और बैंक की जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी मजबूत हो। तो ये सभी चीजें कहां पर मेंशन थी? बेसल 3 नॉर्म्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से संबंधित है बेसल 3 नॉर्म्स, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, मेंस में भी पूछा गया है। बेसल 3 नॉर्म्स, बेसल 3 नॉर्म्स, ये मेंस में पूछा गया, यही 3 ऑप्शन आपको लिख देना है। और प्रीलिम्स में केवल एक चीज याद रखना है, बेसल 3 का संबंध किससे है? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है ना। चलिए, तो बैंक से संबंधित, कई बार ऑप्शन में अगर आपको उलझाने के लिए हो ना, तो एक चीज दिमाग में रखना कि बैंकों की स्थिति सुधारने से संबंधित जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हो ना, वो बेसल 3 नॉर्म्स का ही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पैन कार्ड इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांट बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारत का आयकर विभाग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो पैन कार्ड इशू करता है, ठीक है ना। तो पैन कार्ड का उपयोग आप किसके लिए नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रूफ ऑफ द एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी है प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर सी है प्रूफ ऑफ द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, ऑप्शन नंबर डी है प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। तो इनकम कार्ड जो है हमारा, ठीक है, पैन कार्ड परमानेंट एड्रेस नंबर कि परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है ना। तो पैन कार्ड का उपयोग आप किसके लिए नहीं कर सकते हैं? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए प्रूफ ऑफ द एड्रेस। क्यों? क्योंकि पैन कार्ड में एड्रेस मेंशन नहीं होता, ठीक है ना। अगर बात करेंगे आइडेंटिटी, बिल्कुल, क्योंकि उसमें फोटो युक्त आइडेंटिटी कार्ड है, आपकी फोटो लगी होती है, आईडी कार्ड के लिए यूज कर सकते हैं। टैक्स पेयर है, बिल्कुल सही बात है, प्रूफ है आपका, क्योंकि इनकम टैक्स का जो हमारा पैन कार्ड नंबर होता है उसी से आपका टैक्स पे किया जाता है, तो आपका प्रूफ है। और डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होती है। क्लियर है क्या सभी को? क्या बातें क्लियर है? तो एड्रेस के लिए आप पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे सभी लोग। आगे बढ़े और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फर्स्ट स्टेट, ठीक है ना, टू इम्पोज एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इन इंडिया? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे पहली बार कृषि से होने वाली आय पर इनकम टैक्स लगाया? या कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहली बार कृषि आय पर इनकम टैक्स या आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिहार। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। आपको बताना है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है ना, जहां पर पहली बार एग्रीकल्चर इनकम पर इनकम टैक्स की बात की गई।
और इसका जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी बिहार। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, कभी भी वन लाइनर क्वेश्चन है, फैक्ट है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बिहार में पहली बार, ठीक है ना, पूरे देश में पहली बार बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर एग्रीकल्चरल इनकम पर भी इनकम टैक्स लगाया गया। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉसिबल रेट ऑफ टैक्सेशन एंड रिजल्टिंग लेवल ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया एक तरफ तो होता है रेट ऑफ टैक्सेशन, कितना टैक्स रेट होना चाहिए, ठीक है ना, दूसरा है कि कितनी रेट ऑफ टैक्सेशन से सरकार की कितनी रेवेन्यू होगी, ठीक है ना। इसका संबंध दिखाने वाला कौन सा कर्व है भैया? ऑप्शन नंबर ए लफर कर्व, ग्रिफिन कर्व, फिलिप कर्व या गिनी कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा डिस्कशन भी होने वाला है। सभी लोग पहले आंसर करेंगे, ठीक है ना। रेट ऑफ टैक्सेशन और गवर्नमेंट रेवेन्यू के बीच का ये जो संबंध है, संबंध दर्शाने वाला जो कर्व है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए लफर कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। लफर कर्व बेसिकली किस तरीके से आपको दिखेगा, एक तरफ रहता है टैक्स रेट, ठीक है ना, कि कितना प्रतिशत टैक्स होने वाला है, और दूसरी तरफ होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई, सरकार की कमाई या सरकार के पास कलेक्शन। अब ध्यान से शुरू करेंगे, मान के चलिए अगर टैक्स जीरो है, यहां पर देखेंगे एकदम अगर टैक्स रेट जीरो है तो सरकार की कमाई जीरो है। जैसे जैसे सरकार टैक्स बढ़ाएगी, जैसे जैसे टैक्स बढ़ाएगी वैसे वैसे सरकार की कमाई भी बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगा वैसे वैसे रेवेन्यू भी बढ़ेगा। लेकिन आप खुद सोचिए, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि टैक्स बहुत ज्यादा होगा। टैक्स जब बहुत ज्यादा होगा मतलब आपने कमाई की कितने की, 100 रुपए की, और पता चला 80 रुपए टैक्स देना पड़ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? कमाने ही नहीं जाएंगे, ठीक है ना। आप क्या सोचेंगे कि भैया बेरोजगार बने रहना बहुत अच्छा है इन कंपेरिजन टू कहीं काम पे जाना। क्यों? क्योंकि आपकी जितनी भी सैलरी है ना उसका मेजर पोर्शन आप कहां पर दे रहे हैं? टैक्स पर। तो आप बताएंगे सर एक ये जो लफर कर्व है ना वो किससे रिलेटेड है? टैक्स रेट और गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है ना। वो इस तरीके से कुछ दिखता है, इन्वर्टेड पैराबोला बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड पैराबोला। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे सब लोग ठीक है ना। मतलब देखिए आप टैक्स बढ़ाते गए, आपकी इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम आएगा कि जब आप टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हैं, मतलब अब अगर उससे ज्यादा आप बढ़ाएंगे टैक्स तो टैक्स देने वाले लोग कम हो जाएंगे, ठीक है ना। या तो टैक्स की चोरी करेंगे या काम पे जाना बंद कर देंगे, ठीक है ना। बातें क्लियर है क्या सभी को? अगर बात करेंगे फिलिप कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलिप कर्व किससे किससे संबंधित है? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन से संबंधित है। फिलिप कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गिनी कर्व किससे संबंधित है? इनइक्वालिटी से। किससे संबंधित है? इनइक्वालिटी से, असमानता से। ये चीज भी आपको नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और अभी अभी मैंने आपको आंसर भी बताया है कि जो भारत में फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है ना, राजकोषीय नीति है, वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, किसके द्वारा तैयार किया जाता है फिस्कल पॉलिसी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिस्कल पॉलिसी, चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी, द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री ही फिस्कल पॉलिसी प्रिपेयर करती है। सीधी सी बात है, बजट कौन पेश करता है भारत में? बजट कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्टर में भी एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। क्लियर है क्या? अगर बात करेंगे आरबीआई, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का काम करती है।
हु रेगुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड हु रेगुलेट्स फिस्कल पॉलिसी? आप बताएंगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अंदर स्पेशल अगर बात करेंगे ना स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की, सो फाइनेंस मिनिस्ट्री, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्लानिंग कमीशन तो अब हट चुका है, प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग आ चुका है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट टैक्स? इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट, देखिए आपको भी पता है टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है इन पांचों में से कौन कौन से ऑप्शन है जो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए कारपोरेशन टैक्स, ऑप्शन नंबर बी है टैक्स ऑन इनकम, ऑप्शन नंबर थर्ड है वेल्थ टैक्स, ऑप्शन नंबर 4 है कस्टम ड्यूटी, एंड ऑप्शन नंबर 5 है एक्साइज ड्यूटी। आपको बताना है कि कौन कौन से टैक्स हैं जो डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छा डिस्कशन भी होने वाला है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना 1, 2 एंड 3। अब आइए समझते हैं एक एक करके कि जो भी टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स या इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, या इसी को बोलते हैं क्या? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर। अब ध्यान से समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स इसे इसलिए बोलते हैं कि जो इंसिडेंस है, इंसिडेंस मतलब जिस पर टैक्स लगा और इसका जो इंपैक्ट है वो सेम पर्सन पर हो, वो सेम हो। मतलब समझ गए, अगर मेरे ऊपर टैक्स लगा मतलब इंसिडेंस ऑफ द टैक्सेशन, एंड इंपैक्ट ऑफ द टैक्सेशन मतलब मैंने टैक्स भर दिया, वो दोनों सेम पर्सन हो या सेम कंपनी हो, उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आई क्या? फॉर एग्जाम्पल कारपोरेशन टैक्स है तो वो जिस पर लगेगा उसी को देना है, ये ट्रांसफरेबल नहीं होता कि मेरे बदले में आप टैक्स दे दो, ठीक है ना। टैक्स ऑफ इनकम, इनकम टैक्स है बिल्कुल, जिस पर इनकम टैक्स है उसी को देना रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि मेरी इनकम है मेरे बदले में आप लोग टैक्स दे दो, ट्रांसफरेबल नहीं है। इंसिडेंस ऑफ द टैक्सेशन एंड इंपैक्ट ऑफ द टैक्सेशन वो हमेशा सेम व्यक्ति पर होगा, ठीक है ना। वेल्थ टैक्स जो भी आपका प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, उस पर जो भी टैक्स लगेगा वो आपको ही देना है। सो दीज 3 आर द डायरेक्ट टैक्सेशन। बट अगर बात करेंगे कस्टम या एक्साइज तो उसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर टैक्स का इंसिडेंस और टैक्स का इंपैक्ट है वो क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। अब आइए समझते हैं कैसे डिफरेंट है। मान के चलिए एक्साइज ड्यूटी है, जब कोई भी नई चीज हम बनाते हैं तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो मान के चलिए मेरे पास फैक्ट्री है ये पेन बनाने की, मान के चलिए मेरे पास ये पेन की फैक्ट्री है, ठीक है ना। उस पर सरकार ने क्या लगा दिया? एक्साइज ड्यूटी। तो ये जो एक्साइज ड्यूटी है, जो टैक्स है, वो लगा किस पर? मेरी कंपनी पे, ठीक है ना। मान के चलिए 10 रुपए का टैक्स लगा। कितने का लगा? 10 रुपए। तो ये 10 रुपए मैं खुद नहीं देने वाला, मैं क्या करूंगा? इस पेन की कीमत में वो 10 रुपए जोड़ दूंगा। बात समझ में आई क्या? मतलब टैक्स लगा किस पर और दे कौन रहा है, वो दोनों अलग अलग हैं कि नहीं। तो इंसिडेंस ऑफ द टैक्सेशन एंड इंपैक्ट ऑफ द टैक्सेशन वो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आई क्या? उम्मीद है चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हु हैड सजेस्टेड एन इम्पोजिशन ऑफ द एक्सपेंडिचर टैक्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत में सबसे पहली बार एक्सपेंडिचर टैक्स की बात किसने बोली थी? या एक्सपेंडिचर टैक्स, जैसे आप लोग कोई भी चीज खरीदते हैं उस पर देखते हैं आप लोग जीएसटी देते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर टैक्स का जो रिकमेंडेशन है वो सबसे पहली बार किसने दिया था? कलेकी, काल्डोर, आरजे चेलिया या फिर गौतम माथुर? सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। भारत में पहली बार एक्सपेंडिचर टैक्स के लिए रिकमेंडेशन किसने की थी? चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो सीधा सा याद रखना है, काल्डोर साहब ने। और कब की थी सिफारिश? 1956 में। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे।
फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर टैक्स वाज सजेस्टेड बाय द प्रोफेसर कार्ल इन 1956। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े उसके पहले फिर से नोटिफिकेशन यही है, राव अकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करके 8319618002, ठीक है ना, इस नंबर पर कॉल करके खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर जरूर करें। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके दो कारण है। सबसे पहले तो मॉनेटरी टर्म में बात करें तो ये मात्र 99 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से ना आपका सिलेबस अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट वाइज भी टेस्ट है, फुल लेंथ भी टेस्ट है और साथ में सी सेट के भी एग्जाम है। तो एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन को ही शुरू कर सकते हैं बेसिक लेवल से, प्रीलिम्स टारगेटेड, मेंस टारगेटेड, तो राव अकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच भी हैं। इन बैच को ज्वाइन करके भी, इनरोल करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। क्लासेस हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन तो ये है आप सभी लोगों के लिए कि राव अकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद या तो इस बारकोड का उपयोग करके या गूगल प्ले स्टोर पर आपको राव अकेडमी सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे आने वाली जो भी हमारी क्लासेज होंगी ना, जो भी हमारा एजुकेशनल एक्टिविटीज होगी, जो भी मॉक टेस्ट होंगे, जो भी डेली क्विजेज होंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड जो नोट्स होंगे, वो सभी चीजें आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। हाँ, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहाँ पर भी जुड़ करके आप राव अकेडमी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है उनको प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए आज की ये जो क्लास है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी की यहाँ से कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।